नमस्ते बच्चों। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है और इसको हम डिराइव क्यों करते हैं और कैसे इसको डिराइव करेंगे। हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा कि हमारे पास दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती है। एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो और उसके थ्रू जो हमारे पास इक्वेशन निकलेगी उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर ये भी देखा था कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसको मेज़र करना इजी नहीं है। हम आसानी से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र नहीं कर सकते। उसको मेज़र करने के लिए जो ग्राफ के अंदर हमारे पास स्लोप है, जो टेंजेंट का स्लोप होगा, उस स्लोप की वैल्यू के बराबर हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसके थ्रू हम अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसके साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए होगा। तो इसको समझना बहुत आसान है। तो पहले हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरीके से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर बार बार पढ़ा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी आपने देखा था कि जो K है, दिस K इज़ द रेट कांस्टेंट और इस K की यूनिट अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए अलग अलग होगी। तो अगर आप इसको रेट के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आप जानते हो, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर हम इसको रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो नेगेटिव यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखने पर हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द concentration of one reactant. In this case, according to the rate law equation, we know that we shall write here zero अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप यहाँ पर ये जो रेट है इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के, और आर यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है और ज़ीरो से मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब मैथ के अंदर आप ये पढ़ते हो, अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर ज़ीरो है तो इसका मतलब वन होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन। ठीक है, ये जो आर और इसके पावर में ज़ीरो है ये आपका वन के बराबर रहेगा। ठीक है ना।
तो कुछ इस तरीके से ये डिराइव होगी। आफ्टर दैट ऑन सोल्विंग इट फर्दर वी शैल गेट डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब जैसा कि इसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो इसको हम, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको हम दोनों तरफ से इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने पर ये आपके पास आएगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, और यहाँ पे जो आई होगा ये आपका रेट कॉन्स्टेंट होता है। और मैथ के अंदर आप देखते हो इसकी जगह पर आप सी यूज़ करते हो, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने आई यूज़ किया, वेयर आई इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसके बाद जब आपके पास टाइम ज़ीरो रहेगा तो उस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी रहेगी आर नोट। व्हेन योर टी ज़ीरो इज इक्वल टू, इन दैट केस आर इज इक्वल टू दिस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, at t is equal to 0 the concentration of reactant R is equal to R naught or 0, where R0 is the initial concentration of the reactant. Substituting in equation 4.5, ये आपके पास 4.5 है, इस पे आप, ये आपका t है, इधर ये आपका t है, तो t इज इक्वल टू 0 है। तो आप t की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपका आएगा आर नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो इसको आप जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो आपके पास बचेगा आर नोट इज इक्वल टू आई। अब उसके बाद में आई की वैल्यू है इस R0 के बराबर, तो आप लिख सकते हो इस इक्वेशन में। तो आई के साथ में जो भी आपकी वैल्यू है उसको आप पुट करो एज इट इज़, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई इन द इक्वेशन 4.5। 4.5 के अंदर आई के बराबर ही आपका ये है, तो कुछ इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन आई, ठीक है। अब उसके बाद में आप इस के को एज इट इज़ यहीं पे छोड़ दो, इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये वाली आपकी इक्वेशन आएगी। ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आप नोट्स के अंदर आसानी से इसको पढ़ सकते हो कि किस तरीके से आप इसको डिराइव करते हो। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहचानोगे कैसे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान ये होगी कि आपके पास जो ये एरो होगा, इस एरो पे या तो आपको कोई कैटलिस्ट मिलेगा, अगर कैटलिस्ट नहीं मिलेगा तो एंजाइम मिलेगा। एंजाइम और कैटलिस्ट दोनों का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना, बट डिफरेंस ये है कि कैटलिस्ट आपकी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर यूज़ होता है एंड योर एंजाइम इज़ यूज्ड इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस और लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना कर वो डिपेंड करेगी कैटलिस्ट पे, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर special conditions. Some enzyme catalyzed reactions and reactions which occur on metal surface are a few examples of zero order reactions. The decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is zero order reaction at high pressure. तो इसका मतलब ये होगा कि जो अमोनिया है, इस अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर होता है। कारण इसका ये है कि सपोज ये आपका प्लेटिनम है, तो इस प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर एक प्रोसेस होगा जिसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन, ना कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इस एडजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू ये अमोनिया इसकी सरफेस के ऊपर इकट्ठा होगा, और जैसे इसकी सरफेस के ऊपर ये इकट्ठा होगा तो इसके बीच में कोलिजन्स बढ़ेंगे, और जैसे ही कोलिजन्स बढ़ेंगे तो आपका जो रिएक्टेंट है वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा दूर हैं, सपोज आपका एक रिएक्टेंट यहाँ पे है, दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जो कोलिजन्स है वो नहीं हो पाएगा, और जब तक एक दूसरे के साथ में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक ये प्रोडक्ट के अंदर भी कन्वर्ट नहीं होंगे, ओके। इन दिस रिएक्शन platinum metal acts as a catalyst at high pressure. The metal surface gets saturated with gas molecules, so a further change in reaction conditions is unable to alter the amount of ammonia on the surface of the catalyst, making rate of reaction independent of its concentration. देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर ये अमोनिया के जो
मॉलिक्यूल्स हैं जितने यहाँ पे इकट्ठे होने थे वो हो चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये अपना सैचुरेशन पॉइंट अटेन कर लेता है। अब ये आप जानते हो कि सैचुरेशन होने के बाद में और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। अब बाहर चाहे इसकी कंसंट्रेशन जितनी मर्जी हो, यहाँ पे ये और ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अब इस लिमिट के बाद देयर विल बी नो इफेक्ट of the concentration on the rate of reaction. The same process or the same chemical reactions example is given further. The thermal decomposition of hydrogen iodide on gold surface is another example of zero order reaction, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे डिराइव करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट पैर आपका सेम रहेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में आपको रखनी है, रेट लॉ इक्वेशन के अंदर आपने ये भी पढ़ा था कि जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को हम एज इट इज़ उसके पावर में पुट करते हैं। अगर ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है और अगर ये रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग है तो पावर के अंदर हम जो वैल्यू रखते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर। इन दिस केस ऑफ रिएक्शंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर। फॉर एग्जाम्पल रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर। और यहाँ पे आप इसको फर्दर सोल्व करके लिख सकते हो जैसा आपने पीछे किया था, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड जैसा पीछे था। आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इजीली, ठीक है। व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो आर आपका आर नोट के बराबर रहेगा, ठीक है, आर जीरो, वेयर आर जीरो इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देयरफॉर इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, ये जैसा कि पीछे आपने किया था, आई की वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है ना। ये आपका नेचुरल लॉग है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन द इक्वेशन, ये हम पुट करेंगे आई की वैल्यू। नेक्स्ट रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करते हो 4.9 को, तो रीअरेंज करने पर ये आपका आएगा माइनस के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर नोट, ठीक है। और के इज इक्वल टू 1/t, ये भी आप रीअरेंज करके इसको लिख सकते हो। इसी जो इक्वेशन आपकी 4.9 है इसको आगे रीअरेंज करके लिखा हुआ है। अब उसके बाद में है एट टाइम t1 फ्रॉम द इक्वेशन 4.8। 4.8 आपकी इक्वेशन है। अब आपका टाइम है t1, तो सेम जैसे कि आपने पीछे लिखा हुआ है टाइम t1 के ऊपर आपका जो नेचुरल लॉग की वैल्यू है r के लिए वो r1 हो जाएगी और t2 के लिए आपका ये r2 आ जाएगा। t के बराबर आपका t2 चला जाएगा, ठीक है ना। फिर r1 एंड r2 आर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट द टाइम t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद में है सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू और इक्वेशन 4.12 फ्रॉम 4.11 वी शैल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको आप फर्दर रीअरेंज करने पर आपके पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। और जो आपके पास 4.9 है इक्वेशन उसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। और दोनों साइड पर ये एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने पर आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके से रहेगी। अब यहाँ पे जो 2.303 है वो आता है जब हम नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये अगर आपसे आप ये पूछो कि 2.303 कहाँ से आया, नेचुरल लॉग को जब आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। तो ये है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आज था ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ओके। और अगर ये गैसेस मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में होगा तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कुछ ये रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे
half life of the reaction. Thank you.